भारत का संविधान। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारत का संविधान, तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग। भारत का संविधान है, उसमें 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है। आज हम आपको बताएंगे, कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलता होगा कि भारत के संविधान में कहीं 425, कहीं 450 और भाग भी 26, 28 इतने बता रखे हैं। तो आज आपके इस वीडियो में सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं। आज का वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपके लिए कुछ खास वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्या हो जाएगा, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि भारत के संविधान में क्या 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है या इससे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपके आज ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इतना ध्यान रखना, हम भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग, तो इनको किस हिसाब से हम बांटेंगे, किस हिसाब से इन सभी अनुच्छेदों को याद करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे पहले देखें तो भाग एक में दे रखा है संघ राज्य क्षेत्र, या कह दो भाग एक में केंद्र व राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इनके बारे में बता रखा है। केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इनके बारे में बता रखा है। तो भाग एक में क्या है, केंद्र व राज्य, इतना याद रखना, केंद्र और राज्य इनके बारे में बता रखा है। तो जितने भी भारत के राज्य हैं और जितने भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में बता रखा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भाग एक, इसमें केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, इनके बारे में बता रखा है। इसमें आता है अनुच्छेद 1 से 4। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, 1 से 4, इसमें 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। तो एक बार देख लेते हैं भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं, भारत के कितने राज्य आते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं, एक बार इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखना, वर्तमान समय की बात करेंगे, हम आज के समय की बात करेंगे। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज भारत में वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले भारत में बात करें तो राज्य कितने हैं, तो भारत में कितने राज्य हैं, भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। वर्तमान समय में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में 8। कितने राज्य कितने हैं, 8, और केंद्र शासित प्रदेश राज्य कितने, 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 8। तो इनको आप ध्यान रखना। तो ये कौन कौन से, तो 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, एक कानून पारित हुआ। 5 अगस्त 2019 को एक कानून पारित हुआ। इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि भारत में अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहेगा। इसमें एक संशोधन किया गया भारतीय संविधान में। इसमें यह कहा गया कि भारत में अब जम्मू कश्मीर
कश्मीर राज्य नहीं रहेगा और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है एक केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले 29 राज्य थे, तो इस राज्य को, जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो कितने राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए। और फिर इस केंद्र शासित प्रदेश को इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक का नाम तो रखा गया जम्मू कश्मीर और एक का नाम रखा गया लद्दाख। क्या रखा गया, एक तो पहले वाला जम्मू कश्मीर और एक का लद्दाख। तो उस समय हो गए थे 9, उस समय हो गए थे 9, 7, पहले 7 थे, 7 और 2 कितने हो गए थे, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। कितने हो गए थे, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। तो ये भी चीज़ पे आपको ध्यान में होनी चाहिए। कितने हो गए थे, 9 केंद्र शासित प्रदेश ये हो गए थे। लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखना, फिर 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन यहाँ गुजरात के पास में एक केंद्र शासित प्रदेश है, दमन दीव है, दादर व नागर हवेली। कौन सा है, दमन दीव व दादर व नागर हवेली। ये पास में है, लेकिन अब क्या किया, अब केंद्र सरकार द्वारा इनको क्या करते हैं, इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया। जब 9 हुई तो इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया। तो वर्तमान में कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनके बारे में भाग 1 में दे रखा है। इनके बारे में क्या दे रखा है, इनके बारे में भाग 1 में बता रखा है कि भारत में जो भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में क्या, इनके बारे में भाग 1 में बता रखा है। और अनुच्छेद 1 से 4 इसके बारे में भाग 1 में बता रखा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान होनी चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस है, क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो हम पहले देखें तो अनुच्छेद 1 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 1 में ये दे रखा है कि जितने राज्य होंगे, जितने भारत में राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे, वो इस अनुच्छेद 1 में दे रखा है। जो भाग 1 है, इसका टाइटल का नाम भी यही है, केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसका नाम भी यही है। लेकिन जो अनुच्छेद 1 है, इसमें क्या दे रखा है, भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश, भारत के जितने राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो अनुच्छेद 1 में दे रखे हैं। तो वर्तमान समय में देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भाग 1 में तो ये दे रखा है, इसका टाइटल केंद्र राज्य प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 1 में है कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 2 में ये दे रखा है कि भारत में किसी राज्य का निर्माण करना है या स्थापना करनी है या राज्य का प्रवेश, वो अनुच्छेद 2 में किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना, किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना, ये इसके तहत दे रखी है अनुच्छेद 2 में। जैसे भारत में जो सिक्किम है राज्य, वो भारत में आया हुआ अनुच्छेद 2 के तहत था। अब अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या दे रखा है, तो अनुच्छेद 3 में भारत के जितने भी राज्य हैं, अनुच्छेद 3 में ये दे रखा है भारत के जितने भी राज्य हैं उनका नाम बदलना, नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन या सीमाओं में परिवर्तन, ये सभी बात ये अनुच्छेद 3 में दे रखा है। जबकि अनुच्छेद 4 में ये दे रखा है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं उनका
उनकी शक्ति, उनका निर्माण करने की या उनको हटाने की शक्ति किसके पास है? उनकी शक्ति है संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। संसद साधारण बहुमत से ये कर सकता है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये संसद कानून के द्वारा इसको ये कर सकती है। संसद कानून के द्वारा इसको ये कर सकती है। तो ये भी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये भी चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 4 में है क्या है? संसद क्या करेगा? साधारण बहुमत से ये कार्य करेगा। साधारण बहुमत से ये कर सकता है। लेकिन यहाँ चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, अगर हम किसी दूसरे देश से, भारत के क्षेत्र के अलावा अगर किसी दूसरे क्षेत्र से अगर कोई राज्य लेते हैं या कोई सीमा लेते हैं और उसको नया राज्य बनाते हैं या किसी राज्य में मिलाते हैं, तो वो क्या होगा? वो उस समय संसद साधारण बहुमत से पारित कर देगी। लेकिन अगर हम किसी को देते हैं तो उसमें विशेष बहुमत के द्वारा इसको देखा जाता है, विशेष बहुमत के द्वारा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो भाग 1 इसमें क्या है? भाग 1 इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके बारे में बताया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें कितने वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में होना चाहिए, इनके बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद ये जो संविधान है ये कहाँ लागू होता है? ये संविधान कहाँ लागू होता है? एक तो होता है जनता के ऊपर, एक होता है सरकार के ऊपर। कहाँ लागू होता है? एक तो होता है जनता के ऊपर, एक इसमें जनता के ऊपर और एक सरकार के ऊपर। एक होता है जनता के ऊपर, एक सरकार के ऊपर, एक सरकार के ऊपर या एक नागरिक के ऊपर, या कह सकते हैं जो भारत का संविधान है वो तो एक तो सरकार के ऊपर लागू होगा। किस पे लागू होगा? एक सरकार के ऊपर लागू होगा और एक होगा नागरिक के ऊपर ये लागू होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। कहाँ लागू होता है? एक सरकार के ऊपर लागू होता है और एक नागरिक के ऊपर लागू होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि इसके द्वारा हम कैसे भारत का संविधान, ये चीज़ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो जो नागरिक के ऊपर लागू होता है उसको हम कहते हैं नागरिक, संविधान की भाषा। ये सब चीज़ें मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए, याद हो जाए, बार बार इसको भूल नहीं पाओ। तो एक तो भाग 1 में जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक, इसमें क्या था? अनुच्छेद 1 से 4 तक इसके बारे में बताया गया जो भाग 1 में है। जो भाग 2 है उसमें क्या है? भाग 2 इसमें क्या बता रखा है? इसमें नागरिकता के बारे में बता रखा है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बता रखा है। इसमें अनुच्छेद कितने आएंगे? इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसमें अनुच्छेद कितने आएंगे? अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें क्या है? नागरिकता के बारे में बता रखा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। इसमें अनुच्छेद है 5 से 11 तक। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है? 5 से 11। अब नागरिकता में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो भाग 2 इसमें क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। तो अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 में क्या है? भारत जब स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, उस समय से पहले कोई व्यक्ति भारत में अगर 5 वर्ष तक रहा हो, उस समय से पहले भारत में अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक रहा हो तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसको क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 में क्या है? अनुच्छेद 6 में ये दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है और वो कहाँ चला गया? वो पाकिस्तान चला गया, वो पाकिस्तान में रह गया या पाकिस्तान में चला गया, कोई भी शर्त हो। अनुच्छेद 6 में अगर कोई व्यक्ति हिंदू है और वो पाकिस्तान चला गया है या पाकिस्तान में रह रहा है तो उसको कहा अगर वो भारत में आना चाहता है तो वो भारत की नागरिकता उसको आसानी से मिल जाएगी। उसको क्या मिल जाएगी? उसको भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। उसको भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए ये कहा गया है कि उसको क्या करना पड़ेगा? उसको
इस डेट से पहले क्या करना पड़ेगा, भारत आना पड़ेगा। कितनी 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत में आ जाता है तो भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। उसको क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 7, इसमें ऐसे मुस्लिम के बारे में बताया गया है जो पहले भारत में थे, पाकिस्तान चले गए। ऐसे मुस्लिम के बारे में बताया गया जो भारत के थे और कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए और फिर वापस भारत में आना चाहते हैं तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 1 मार्च 1947 इससे पहले भारत में आना पड़ेगा। उसको इससे पहले क्या आना पड़ेगा, भारत में आना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, उसको अपनी नागरिकता मिल जाएगी, उसको आसानी से वो भारत का नागरिक कहलाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में क्या बता रखा है, अनुच्छेद 8 में ये बता रखा है कि अनुच्छेद 8 में ये बता रखा है कि ऐसे विदेशी नागरिक क्या, ऐसे विदेशी नागरिक जो क्या है, ऐसे विदेशी नागरिक जो उनके माता पिता या दादा दादी, ऐसे विदेशी नागरिक जिनके माता पिता या दादा दादी, ऐसे विदेशी नागरिक जिनके माता पिता या दादा दादी, ये क्या है, इनमें से कोई भी भारत का हो, तो उनको आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। उनको क्या मिल जाएगी, इनको आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, इनको आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। कौन सी है, भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। जो भारत की नागरिकता है वो कैसी है, एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता कौन सी है, एकल नागरिकता है। भारत की जो नागरिकता है वो कौन सी है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत की नागरिकता कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता कौन सी है, एकल नागरिकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्रदान करता है तो क्या हो जाएगी, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। उसके बाद में अनुच्छेद 10, उसके बाद में है अनुच्छेद 10। इसमें क्या बता रखा है, अनुच्छेद 10 में ये बता रखा है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके कोई देशद्रोह या किसी का आरोप लग जाता है, या कह दो कि भारत के जो नागरिक है उनकी किसी अवैधानिक तरीके से या अवैध तरीके से या अवैधानिक तरीके से, बिना कानूनी तरीके से, बिना विधि के उसकी किसी भी व्यक्ति की क्या नहीं कर सकते, उस व्यक्ति की जो भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। उसकी क्या नहीं छीनी जा सकती, उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। उसके अलावा अनुच्छेद 11, इसमें क्या है, अनुच्छेद 11 में ये दे रखा है कि इसमें संसद सामान्य बहुमत से नागरिकता संबंधित कानून बना देगा। संसद क्या करेगा, सिर्फ सामान्य बहुमत से, क्या सामान्य बहुमत से क्या कर देगा, सामान्य बहुमत से संसद नागरिकता संबंधी कानून बना देगा। संसद सामान्य बहुमत से नागरिकता संबंधी कानून बना देगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले 1956 में नागरिकता संबंधी कानून बना था, फिर बना था 1986, फिर 2003, फिर 2005 और अभी 2019। ये नागरिकता संबंधी इस समय नागरिकता संबंधी कानून में बने गए। ये इस समय भारत में नागरिकता संबंधी कानून बने गए या संशोधन हुए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो नागरिकता में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के बारे में बता रखा है। 5 से लेकर 11 तक के बारे में नागरिकता के बारे में बता रखा है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद में अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 ये तो हो गए आपके
नागरिकता संबंधी, भाग 2 में नागरिकता संबंधी हो गए, अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर बताया गया। इसके बाद में है नागरिकता। भारत के जो नागरिक है उसको 2 प्रकार की शक्ति प्रदान हुई है। एक तो है उसके पास अधिकार होता है, एक तो अधिकार होता है भारत के नागरिक के पास, और एक कर्तव्य होता है। भारत में जो रहता है उसके पास एक तो व्यक्ति को क्या दे रखा है, एक तो अधिकार दे रखा है और एक कर्तव्य दे रखा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, एक तो अधिकार दे रखा है और एक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। जो नागरिकता के बारे में उसमें 2 चीज़ें दे रखी है, एक तो अधिकार और एक कर्तव्य। अब अधिकार में भी 2 प्रावधान है, अधिकार में भी 2 प्रावधान है। एक जो व्यक्ति को दे रखा है, एक अधिकार राज्य को दे रखा है। एक अधिकार व्यक्ति को दे रखा है और एक अधिकार राज्य को दे रखा है। जो अधिकार व्यक्ति को दे रखा है, जो अधिकार व्यक्ति को दे रखा है उसे कहा गया है मौलिक अधिकार। उसे क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार, उसे मौलिक अधिकार कहा गया है। जो राज्य को दे रखा है उसे कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये चीज भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। जो नागरिक है उनको 2 प्रकार के प्रावधान कर रखे हैं, उनको 2 शक्तियां दे रखी है, एक तो अधिकार दे रखा है और उनके बारे में बता रखा है नागरिकता में, एक तो अधिकार दे रखा है और एक कर्तव्य दे रखा है। जो अधिकार है उसमें व्यक्ति को दे रखा है उसे तो मौलिक अधिकार कहा गया है, जो राज्य को दे गए उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। जो व्यक्ति को दे रखा है उसे क्या कहा गया, मौलिक अधिकार। ये किसमें, भारत के संविधान के भाग 3 में, इसमें भाग 3 में मौलिक अधिकार बता रखा है। इसमें अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से 35, इससे 12 से 35, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 बता रखा है। जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसमें क्या है, इसमें भाग 4, इसमें क्या है, भाग 4, इसमें अनुच्छेद है 36 से लेके 51, क्या 36 से लेके 51 तक इसमें राज्य के नीति निर्देशक के बारे में बताया गया है। जो कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, जब भारत का संविधान बना उस समय भारत के संविधान में क्या थे, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य उस समय नहीं थे। ये क्या, ये मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए। कब, ये बाद में जोड़े गए। ये अनुच्छेद 51 में है, ये अनुच्छेद 51A और भाग 4A। तो ये चीज भी ध्यान रखना, भाग 4A और अनुच्छेद 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। तो जब भारत का संविधान बना, तब मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तब क्या नहीं थे, तब मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसको बाद में जोड़ा गया है, ये अनुच्छेद 51A में दे रखा है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान होनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में अनुच्छेद 51 है, ये बाद में जोड़ेंगे। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई, उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा क्या किया गया, इस समिति द्वारा एक मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया, संविधान में संशोधन किया गया। उस संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें क्या किया गया, संविधान में संशोधन किया गया स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 ये संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत क्या हुआ, इस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और जोड़ने के बाद इस समय कुल कितने थे, इस कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। इस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा एक संशोधन और किया गया, 86वां संविधान संशोधन। एक संशोधन और किया गया, 86वां संविधान संशोधन। इसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया,
कर्तव्य और जोड़ दिया गया। इस समय टोटल हो गए इस समय 11, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जो वर्तमान समय में कितने हैं? वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें जोड़ा गया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 में जिसमें अनुच्छेद 51 जोड़ा गया और इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपके सिंपल से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि भाग 1 में क्या है, या नागरिकता कौन से भाग में, इतना बता देंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई सा भी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, क्या ऐसा क्वेश्चन आएंगे, नागरिकता भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, क्या कौन से भाग में है? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 2, 3, 4, 5। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन आ जाएंगी। इन ऑप्शनों में क्या सबसे पहले वही करना है। तो सबसे अच्छा है कि इसमें नागरिकता संबंधी जो भारतीय संविधान में वो कौन से भाग में है, तो वो कौन से भाग में है, वो भाग 2 में है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो कौन से भाग में? भाग 2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करोगे, ये अटपटा लग रहा है, क्या ये ऑप्शन अटपटा लग रहा है, इसमें क्लिक कर दो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें याद करनी है। जो पेपर बनाता है वो ऐसे अटपटे स्वादिष्ट चीज़ें ये आपको बताएगा कि ये जो अटपटे लगेंगे व्यक्ति, स्टूडेंट क्या करेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। नागरिकता संबंधी कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि कोई व्यक्ति जो क्या हो गया, जो 19 जुलाई 1948 से पहले, अगर कोई हिंदू है वो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान में था, अगर वो इस डेट से पहले भारत में आ जाता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पढ़ रहा था। ऐसा हिंदू जो 19 जुलाई 1948 से पहले क्या था, पाकिस्तान में था, अगर वो भारत में आना चाहे, अगर वो भारत में आना चाहे तो वो कौन से अनुच्छेद में है? तो वो कौन से अनुच्छेद में है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 42। तो ये अनुच्छेद है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि जो नागरिकता संबंधी है इसमें अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 5 से 11। इसमें कौन से? अनुच्छेद 5 से 11 है। तो इसमें 5 से 11 में कौन सा आ रहा है? अनुच्छेद 6। इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे इस अगर ऑप्शन में यहाँ पे, अगर पेपर बनाने वाला अगर 6 यहाँ लिख दिया और 7 लिख दिया, तो वो पेपर थोड़ा लेवल उसका थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो ये ट्रिकों वाले से आप छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप डीपली पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन क्या आएंगे, जो बड़ा लेवल होता है उसमें आते हैं, और जो छोटे लेवल होते हैं जैसे रीड हुए, पटवार हुए, सेकंड ग्रेड हुए, उसमें तो सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये डायग्राम आपको याद हो जाएगा, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं। तो भाग 2 में इसमें क्या नागरिकता का प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11, अधिकार जिसमें मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति को दे रखा है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, और राज्य की नीति निर्देश भाग 4 में जो क्या है, अनुच्छेद 36 से 51 के बारे में इसमें बता रहा है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें बता रखा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद है सरकार। अब सरकार में भी कौन सी है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार, और स्थानीय सरकार, जनजातीय
जातीय सरकार। तो इसके बारे में बता रखा है। तो जो अनुच्छेद कहाँ तो हो गए थे, 51 तो हो गए थे। अब है भाग 5। अब क्या है, अब क्या है भाग 5। भाग 5 में क्या है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। अब भाग 6, भाग 6 में है अनुच्छेद 152 से 237 तक। 238 भाग 7 जिसमें है अनुच्छेद 238, इसको क्या डिलीट कर दिया गया है। और भाग 9, भाग 9 इसमें क्या है, इसमें अनुच्छेद है 239 से 242 तक। और अनुच्छेद 243 इसमें है स्थानीय सरकार। और अनुच्छेद 244 इसमें क्या है, जनजातीय सरकार। तो इसके बारे में प्रावधान कर रखा है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आता है भाग 9, भाग 8, भाग 9, भाग 10। भाग 10 तक हो गए। अब भाग 11 में इसके बाद में आता है भाग 11। तो भाग 11 में क्या है, उसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। भाग 11 में क्या है, भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध। इसमें क्या है, प्रशासनिक और विधायी संबंध। प्रशासनिक और विधायी संबंध है तो भाग 11 में। भाग 12 में क्या है, भाग 12 में ये जो केंद्र और राज्य है इसके संबंध के बारे में, केंद्र राज्य के संबंध के बारे में है। जो इसमें क्या है, वित्तीय संबंध। इसमें क्या है, वित्तीय संबंध, इसके बारे में बता रखा है। भाग 13 इसमें वही केंद्र राज्य संबंध, इसमें व्यापार, वाणिज्य, इनके बारे में बता रखा है भाग 13 में। जो भाग 14 है उसमें, भाग 14 इसमें जितने भी ये सिविल सेवा होती है, सिविल सेवा होती है, इसके बारे में बता रखा है। तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेके 262 तक और जो 263 से लेके 301 तक, 263 से लेके 301 तक इसके बारे में बता रखा है। अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक, इसमें 264 से लेके 301 तक। और इसमें 301 से लेके 307 तक, इसमें 301 से लेके 307 तक। और इसमें 307 से लेके 323 तक सिविल सेवा के बारे में बता रखा है। उसके बाद में है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन आयोग। भाग 15 में किसके बारे में बता रखा है, निर्वाचन आयोग के बारे में बता रखा है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में। उसके बाद में है भाग 16। उसके बाद में है भाग 16। इसमें जो लोकसभा की सीटें हैं, जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें क्या है, लोकसभा की जो सीटें हैं उसके बारे में बता रखा है। लोकसभा में क्या, लोकसभा में आरक्षण के बारे में बता रखा है। लोकसभा में क्या बता रखा है, लोकसभा में आरक्षण के बारे में बता रखा है। 323 से 332 लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा उसमें क्या है, उसमें क्या सीटों का आवंटन बता रखा है। आंगनबाड़ी और एससी और एसटी और आंगनबाड़ी, इनके बारे में बता रखा है। जो एससी एसटी और आंगनबाड़ी है इसके बारे में क्या प्रावधान है, वो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक बता रखा है। भाग 16। भाग 17 में ये बता रखा है कि, भाग 17 में ये बता रखा है कि इसमें भारत की राजभाषा क्या हो। भाग 17 में क्या बता रखा है, भारत की राजभाषा क्या हो।
भारत की राजभाषा क्या होगी, वो भाग 17 में बता रखा है। इसमें अनुच्छेद 343 से लेके 351, अनुच्छेद 343 से लेके 351 इसमें ये प्रावधान कर रखा है। अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक इसमें ये प्रावधान कर रखा है। इसके बाद में भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 18 में आपात और उपबंध के बारे में बता रखा है। इसमें अनुच्छेद है 352 से 360 के मध्य, इसमें अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य। जबकि भाग 19, जो भाग 19 है, इसमें विविध प्रकरण, विविध बार अलग अलग विविध उपबंध के बारे में बता रहा है। विविध उपबंध इसमें बता रखा है भाग 19 के बारे में, ये बता रखा है भाग 19 में विविध उपबंध के बारे में बता रहा है। जबकि भाग 20 में क्या है, भाग 20 में राज्य और केंद्र शासित जो राज्य हैं, विशेष राज्य जिनको दर्जा दे रखा है अनुच्छेद भाग 20 में। भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 21 में राज्य के बारे में विशेष उपबंध, और भाग 22 में है, भाग 22 में है कि संविधान का छोटा नाम शॉर्ट नाम क्या होगा।